फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के MCQ के बारे में। जो आपको इस एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, आपको अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बहुत फ़ायदेमंद है। एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। तो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इस पैटर्न का उद्देश्य क्या है? तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, जिसमें से आंसर ए सही है। तो बोर्ड को मुड़ने से बचाना। दूसरा क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर T² का स्टॉक स्लाइड करता है क्या कहलाता है? तो आंसर इसका एबोनी एज, सी नंबर। आप देख सकते हैं, उत्तर भी यहाँ नीचे साथ में दिया हुआ है। ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो आंसर सी, गांठों वाली नई लकड़ी नहीं होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, T² का माप लिया जाता है? तो आंसर बी, ब्लेड की लंबाई से T² का माप लिया जाता है। T1 साइज के T² की लंबाई होती है, तो क्या होगा आंसर? 1000 mm। T1² की 1000 mm होती है, ठीक है ना। T0 की होती है आपकी 1500 mm, ठीक है। तो 1000 ही आप सारणी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अगला है, T² का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है? तो आंसर है हेड, ठीक है। केवल T² का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती हैं, उसका चयन अगर हमको करना है तो कौन सी लाइन होंगी? वो सीधी समानांतर रेखा ही हम T² के माध्यम से खींच सकते हैं, ठीक है। अगला है, T² के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? तो आंसर है 90 डिग्री का कोण हमारा होता है। ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण। निम्न में से कौन सा T² का उपयोग नहीं होता है? तो आंसर सी, पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज का काम करने में हमको T² का प्रयोग नहीं करना पड़ता, ठीक है। T² की सहायता से साइड स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती। साइड स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनों का अगर हमको चुनाव करना है तो हम वर्टिकल लाइनें लेंगे, ठीक है। सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से हमको कितने डिग्री? 15 डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जाती हैं। 15 डिग्री के अनुपात में, मतलब 15, 30, 45, है ना, 60, इस तरह 75, इस तरह से हम सेट स्क्वायर की मदद से, अगर आपने सेट स्क्वायर चलाया तो आपको पता होगा। प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण है, तो डिग्री में हम चांदे के माध्यम से कोण नापते हैं, जैसा कि पता है आपको, जानकारी है। प्रोटेक्टर में कितनी शुद्धता से कोण को बनाया जा सकता है? तो आंसर है 1 डिग्री की शुद्धता से आप इसको बना सकते हैं। प्रोटेक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है? प्रोटेक्टर से कोण मापने का भी काम होता है, कोण बनाना भी होता है, वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाने का काम भी हम प्रोटेक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है सेलुलाइड। जो प्लास्टिक, ये पारदर्शी प्लास्टिक होता है, तो ज़्यादातर जो चांदे बनाए जाते हैं सेलुलाइड के बनाए जाते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग तकनीक ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है, तो किस आधार पर किया जाता है? पेंसिल के ग्रेड के आधार पर। सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? 9H होती है। ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिलों का प्रयोग किया जाता है। निर्माण रेखा, कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो 2H या 3H का हम प्रयोग करेंगे। कंस्ट्रक्शंस हल्की चलती है, ये आपको भी जानकारी है, आप ड्राइंग के स्टूडेंट हैं। सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड कौन सा होता है? तो 6, वैसे 7B
बी भी होता है, सबसे 7 भी होता है, लेकिन इस पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप 6B पे लगा लीजिए। पेंसिल के लेड की हार्डनेस इस पर निर्भर करती है। तो पेंसिल की लेड की हार्डनेस किस पे बनती है? केओलाइन की मात्रा पे बढ़ती। अगर केओलाइन की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी, और केओलाइन की मात्रा को घटाया जाएगा तो हार्डनेस कम होती जाएगी। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे, बेसिक चीज़ है। साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता? तो साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पे H ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? ड्राइंग पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आपका समषष्ठभुजाकार का होता है। इससे क्या होता है, अगर कोई पूछेगा भाई क्यों होता है, इससे पेंसिल गिरती नहीं है ना। अगर सर्कुलर होगा तो गिर जाएगी, षष्ठभुजाकार होगा तो गिरेगी नहीं, तो थोड़ा एक सपोर्ट रहता है इस पर, है ना, इस वजह से भी होता है। पकड़ने में ग्रिपिंग भी अच्छी होती है, ठीक है। किसी उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। इरेजिंग शील्ड, अगर आप इरेजिंग शील्ड ऐसी होती है कि जो आपकी अनवांटेड रेखाएं हैं उसको आप मिटाने के लिए इरेजिंग शील्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? तो सीधे आंसर स्टील की पतली पट्टी की बनाई जाती है। फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? तो वृत्त, दीर्घवृत्त में हम फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने एलिप्स बनाते समय पढ़ा होगा कि हमको फ्रेंच कर्व से सारी रेखाएं मिलानी है। पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, इनमें सबसे टिकाऊ पदार्थ को छाटो। जो टिकाऊ पदार्थ है उसको छाटना है। तो सबसे टिकाऊ पदार्थ क्या होता है? स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना, जिसका हम पैमाना बनाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की स्केल अधिक प्रयोग में लाई जाती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में पतले, फ्लैट, क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे वाले जो स्केल हैं वो सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? ड्राइंग में A और B दो पर, जैसे 150 mm और 300 mm सबसे ज़्यादा, क्योंकि 600 mm बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की स्केल का प्रयोग करते हैं। 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बड़ी कंपास का। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है। किस प्रकार की ड्राइंग शीट? मिल मेड पेपर की ड्राइंग शीट हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग करते हैं। निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? तो आपको पता होना चाहिए A0 का 1 वर्ग मीटर का ड्राइंग क्षेत्रफल होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर करते हैं? तो वह लाइन के काम के आधार, वर्क के प्रकार पर, कि काम को किस तरह की लाइन खींचनी है। टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से किस विधि से जाता है? टी स्क्वायर के 180 डिग्री के कोण के पर घुमाकर लाइनें खींचकर। अक्षरांकन में इन अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई समान होना चाहिए। किस गोथिक लेटर का जो अक्षर होता है उसके अक्षरों की स्ट्रोक की मोटाई कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर क्या कहलाते हैं? रोमन लेटर कहलाते हैं। ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता। तो ये कौन से अक्षर होते हैं? टेक्स्टर लेटर होते हैं। झुके हुए अक्षर जिन्हें वर्टिकल से 15 डिग्री पर झुकाया जाता है क्या कहलाते हैं? इटैलिक कहलाते हैं। इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने डिग्री कोण पर झुकाया जाता है? तो 15 डिग्री के कोण पर दाएं साइड झुकाया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों के बीच में आमतौर पर इतना अंतर रखा जाता है। कितना अंतर होता है दो शब्दों के बीच में? अक्षरों की ऊंचाई के समान। दो बिंदुओं के बीच में कम से कम दूरी कौन सी रेखा दर्शाती है? तो सरल रेखा कम से कम दूरी दो बिंदुओं के बीच में दर्शाती है। एक गमन करता बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है, इस प्रकार बनी रेखा का नाम बताइए। इस प्रकार की बनी रेखा कौन सी होती? वक्र रेखा होती है। जो दिशा बदलती रहेगी वो कर्व लाइन कहलाएगी। खड़े पानी के ऊपरी सतह की समानांतर खींचे जाने वाली रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन। एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंब रेखा क्या कहलाती है? वर्टिकल लाइन। एक सरल रेखा जो वर्टिकल और ना ही हॉरिजॉन्टल हो क्या कहलाती है? इंक्लाइन लाइन कहलाती है। एक सरल रेखा है
दो बिंदुओं के बीच की कम दूरी को दर्शाती है। एक वृत्त में कितने डिग्री होते हैं, तो आपको पता है 360 डिग्री होता है। 180 से अधिक और 360 से कम परिमाण का कोण क्या कहलाता है, तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। 180 से अगर अधिक है 360 तो या अधिक कोण भी हम रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, रिफ्लेक्स एंगल मतलब आपका सरल कोण से आगे वाला कोण कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। तो अधिक कोण का मान क्या होता है, देख लीजिए। अधिक कोण का मान होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होता है, सरल कोण का मान स्थिर होता है, 180 डिग्री रहता है। निम्न में से न्यून कोण छांटो, तो न्यून कोण कौन सा है, 32 डिग्री। कैसा है, 0 से ज़्यादा 90 से कम। 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है। 192 डिग्री का कोण अधिक 192 का क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। निम्न में से कौन सा कोण का मान रेंज में ना होकर निश्चित होता है, सरल कोण का मान, ठीक है ना। निम्न में से किस कोण का मान निश्चित न होकर एक रेंज में होता है, अधिक कोण का मान। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। इन कोण की भुजाओं में एक सरल रेखा होती है सरल कोण में। 72 डिग्री के कोण का कोटि पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री कोण होता है 108 डिग्री। तब इसको आप मिलाएंगे 108 + 72 करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। 40 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 40 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री कोण 140 होगा, तब 180 होगा, ठीक है ना। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। एक वृत्त है प्लेन फिगर। निम्न में से कौन सा वृत्त का भाग नहीं है, विकर्ण वृत्त का भाग नहीं है। 90 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। 180 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को कहते हैं अर्धवृत्त कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा उसके केंद्र के साथ यह कोण बनाती है 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, न्यून कोण होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोण 60, 50, 70 डिग्री है, तो कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। ये देख सकते हैं यहाँ पे समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, तो आंसर है विषमबाहु त्रिभुज है। क्योंकि तीनों कोण अलग अलग हैं तो तीनों भुजाएं भी यहाँ पे अलग अलग हैं, इस वजह से यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज है। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी को परिपथ द्वारा बनाई गई रचना कहलाती है वृत्त। त्रिज्या होती है 1/2 व्यास, मतलब व्यास का आधा। वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिलने देते हैं तो यह रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। इस चतुर्भुज के दोनों विकर्णों समान होते हैं, वह परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। आंसर है समचतुर्भुज। इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आंसर क्या होगा, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, ये सभी क्या होते हैं, इनके विकर्ण। वर्ग का भी विकर्ण समान होता है, आयत का भी विकर्ण समान होता है ना। लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण समान नहीं होता समचतुर्भुज का। सिर्फ क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर विभाजित करते हैं, ठीक है ना। समचतुर्भुज का इसमें ये आंसर गड़बड़ है, ए और बी होना चाहिए। वर्ग और आयत के विकर्ण समान भी होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। इन आकृतियों के विकर्ण असमान होते हैं, तो किसके विकर्ण असमान होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण असमान होते हैं। इन आकृतियों की दो सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं तो समलंब चतुर्भुज की। यदि एक आयत के समकोण को कम या ज़्यादा करके दें तो नई आकृति कहलाती है समानांतर चतुर्भुज कहलाती है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री का है, दूसरे का कोण कितने डिग्री, दूसरे कोण का मान कितना होगा, तो 40 डिग्री होगा। प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं, आधार के आकार के अनुसार। पिरामिड के फेस इस आकार का होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का। जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है,
बेलन। जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? शंकु। जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? गोला। यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है जिसका प्रयोग गियर के दांतों को बनाने में होता है। ये क्या कहलाता है? इनवॉल्यूट। एक त्रिभुज प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती हैं? 4। एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? 6। एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतहें होती हैं? 7। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती हैं। इन रेंज की संख्या कितनी होती है? 8। प्रशिक्षण कार्यों में मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है? 0.5 mm की। छुपी लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है, तो आंसर है सेंटर लाइन, नहीं हिडन लाइन होना। छुपी लाइनों को दिखाने के लिए हिडन लाइन होना चाहिए। यहाँ पे हिडन लाइन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए सेंटर लाइन पे लगा दिया गया, लेकिन आंसर इसका क्या होगा? हिडन लाइन होगा। निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारा जाता है, तो आंसर है ऑब्जेक्ट लाइन। निम्न में से कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती हैं? तो आंसर है फ्री हैंड कौन सी लाइन खींची जाती है? ब्रेक लाइन। ठीक है। इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। डैश लाइन का प्रयोग। हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकती है? तो 45 डिग्री में। रेडियस लिखने की सही विधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा R40। ये डायमेंशन किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाता है, तो साइड डायमेंशन। ये डायमेंशन पार्ट के किस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है? लोकेशन डायमेंशन। स्थिति बता रहा मैं, लोकेशन। इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। लीडर लाइन। आइसोमेट्रिक व्यू है, 3D व्यू है। तीनों हमको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिखाई देती है। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रोजेक्टर्स। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, कैसा है? द्विआयामी, मतलब दो हमको लंबाई या चौड़ाई दिखेगा या लंबाई या ऊंचाई दिखेगा। निम्नलिखित में से किसमें ड्राइंग का सही आकार व रूप बनता है? तो आंसर है ऑर्थोग्राफिक व्यू में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।